नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के शीर्षक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अध्यापन करवाऊंगा। इससे पहले हमने राज्य नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन पिछले 2 वीडियो में भी किया है। हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन किन किन टॉपिकों में पहले किया है वो एक बार थोड़ा मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ ताकि हमें याद करने में दिक्कत ना आए। हमने किया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की पृष्ठभूमि। पहला हमारा था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की पृष्ठभूमि। पहला हमारा टॉपिक था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की पृष्ठभूमि। फिर हमने तत्वों का अर्थ और स्वरूप की व्याख्या की। तत्वों के अर्थ एवं स्वरूप। नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ क्या है, स्वरूप क्या है, स्वरूप के बारे में हम 3 टॉपिकों का अध्ययन किया। फिर हमने किया था मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। फिर चौथा हमारा टॉपिक ये था कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक, ये हमारा चौथा टॉपिक था, चौथा अध्ययन बिंदु था, 4 नंबर अध्ययन बिंदु था। फिर हमने पढ़ा नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से, नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं, इसके बारे में नीति निर्देशक तत्वों की हमने बात की। इसका अध्ययन हमने 5 टॉपिकों में किया। पहला टॉपिक हमारा था आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व, जिसके 14 तत्व थे। दूसरा टॉपिक हमारा था सामाजिक हित संबंधी नीति निर्देशक तत्व, जिसके 2 तत्व थे। फिर हमने तीसरा जो टॉपिक था न्याय, शिक्षा एवं प्रजातंत्र संबंधी नीति निर्देशक तत्व, इसके 4 टॉपिक थे। चौथा जो हमारा था प्राचीन स्मारकों से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, और 5वां था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। इस प्रकार से हमने अंतर्राष्ट्रीय शांति वाले सुरक्षा तत्व में 5 तत्व थे। इस प्रकार कुल हमने सारे तत्वों का अध्ययन किया, जिनके आधार पर हमारा मूल निष्कर्ष यही निकलता है, मूल तथ्य यही स्पष्ट होता है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये सरकार की नीति निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सरकार की नीति जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग समाजवाद, लोक कल्याणकारी, धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना करते हैं। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया था, जो प्रस्तावना 1976 में तैयार हुई थी, जो प्रस्तावना 1976 की प्रस्तावना थी। उस प्रस्तावना को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सही रूप से क्रियान्वित करने के लिए, सही प्रकार से समझने के लिए नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई भारतीय संविधान में। हालांकि इन तत्वों को मानना या न मानना सरकार का कार्य है। कोई भी इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वाद दायर नहीं कर सकता। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों की बाद के सालों में, या जब नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में स्थान दिया जाता है, नया टॉपिक हमारा है नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना। नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना। कोई भी टॉपिक, कोई भी बात हम तैयार करते हैं, उसमें कमियां रहना स्वाभाविक है। उसमें
कमियां निकालने वालों को कमियां मिल जाती है। इसी प्रकार जब भारतीय संविधान में, भारतीय कानून व्यवस्था में नीति निर्देशक तत्वों की बात हो रही थी, नीति निर्देशक तत्वों की बात चल रही थी, तो संविधान सभा तथा उसके बाहर नीति निर्देशक तत्वों की तीव्र रूप से आलोचना हुई। आलोचकों ने भयंकर रूप से आलोचना की। उन आलोचकों ने जो इस प्रकार की जो आलोचनाएं थी, वो आलोचनाएं संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा में भी आलोचनाएं की गई, संविधान सभा के बाहर भी आलोचनाएं की गई, और संविधान स्वीकृत होने के पश्चात भी अनेक विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर इसकी आलोचना की गई। आलोचना के प्रमुख जो आधार है वो कौन कौन से आधार है? नंबर 1 हमारा आता है वैधानिकता, नंबर 1 हमारा आता है वैधानिकता का। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, जो नीति निर्देशक तत्व है उनमें वैधानिक शक्ति नहीं, यानी वो राज्य या सरकार को इस बात के लिए बाधित नहीं कर सकते कि ऐसा कानून आपको मनाना हो, सिर्फ वो नीति निर्धारित कर सकती है। इसलिए नीति निर्देशक तत्व के आलोचकों ने सबसे प्रमुख आधार यही है कि इन तत्वों को वैधानिकता प्राप्त न होने के कारण ये निरर्थक है, इनका कोई अर्थ नहीं है। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को एक और तो शासन का मूलभूत आधार माना है, किंतु साथ ही वैधानिकता नहीं होने से, न्याय योग्य नहीं होने से इनको न्यायालय क्रियान्वित नहीं करा सकता, कोर्ट क्रियान्वित नहीं करा सकता। अतः आलोचकों की राय से ये जो नीति निर्देशक तत्व, इस प्रकार आलोचकों ने नीति निर्देशक तत्व को सिर्फ शुभ इच्छाएं तथा नैतिक आदेश या राजनीतिक घोषणा के समान माना है। कि जो आलोचक है उन्होंने शुभ इच्छाएं यानी बेस्ट विशेष, शुभ इच्छाएं या फिर उनको नैतिक आदेश आलोचकों ने नीति निर्देशक तत्वों को शुभ इच्छाएं, नैतिक आदेश या ऐसी घोषणाएं माना है जिनका संवैधानिक महत्व नहीं है। संविधान के कुछ सदस्यों में, जिसमें हम प्रोफेसर के.टी. शाह का नाम ले सकते हैं, प्रोफेसर वहीयर का नाम ले सकते हैं, इन लेखकों ने तो मात्र उद्देश्यों और आकांक्षाओं की घोषणा मात्र कहा है। ये है हमारे नीति निर्देशक तत्वों की सिर्फ वैधानिकता का अभाव या वैधानिक शक्ति इनको नहीं है। एक ही बात है, वैधानिकता का अभाव या फिर वैधानिक शक्ति का न होना। दूसरा है निदेशक तत्व काल्पनिक आदर्श मात्र। निदेशक तत्व काल्पनिक आदेश मात्र। आलोचकों के अनुसार, आलोचना करने वाले विद्वानों के अनुसार निदेशक तत्व मात्र कल्पनाएं हैं। आलोचकों का कहना है ये ऐसी कल्पनाएं हैं जिन्होंने आदर्शों का चित्रण किया है, ये ऐसी कल्पनाएं हैं जिन्होंने आदर्शों का चित्रण किया है कि हम समाजवादी राज्य की स्थापना करेंगे, हम लोक कल्याण की बात करेंगे, हम समाजवाद की बात करेंगे। इस प्रकार की जो तत्व है, इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार की बातें सिर्फ आदर्श मात्र है, जिनका क्रियान्वित करने से, जिनको लागू करने से दूर तक का नाता नहीं है, दूर तक का संबंध नहीं है। तीसरा है एक संप्रभु सुसंपन्न राज्य में एक संप्रभु राज्य में अप्राकृतिक। आलोचक ये कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व एक संप्रभु राज्य में अकाल्पनिक है, इनका कल्पना के अलावा
कोई रास्ता नहीं है। एक संप्रभु राज्य इस प्रकार को सिद्धांतों को ग्रहण करना अप्राकृतिकता का प्रतीक होता है। एक उच्च सत्ताधीन सत्ता को आदेश दे सकती है, लेकिन एक संप्रभुत्तम राज्य को आदेश दिया जाए ये असंभाविक है कि जो सत्ता एक सत्ता ऊपर वाली सत्ता है, बड़े वाला अधिकारी है, नीचे वाले अधिकारी को तो आदेश दे सकता है, परंतु जब राज्य खुद संप्रभु है तो वो किसको आदेश देगा, ये नितांत असंभाविक विधान पड़ता है। विधिवेत्ताओं में कानून के जानकारों की दृष्टि से एक संप्रभु राज्य को इस प्रकार का आदेश देने का कोई औचित्य नहीं है। नंबर 4 है संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होने की आशंका। संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होने की आशंका। संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होने की आशंका। थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है कि संवैधानिक विधिवेत्ता या कानून के जानकार लोग ये कहते हैं, उन्होंने यह आशंका व्यक्त की है इसकी आलोचना के आधार पर कि यह तत्व संवैधानिक दमन या गतिरोध उत्पन्न कर सकते हैं। संविधान में संथानम ने यह भय प्रकट किया था, संविधान वेदा संथानम ने यह भय प्रकट किया था कि नीति निर्देशक तत्वों के कारण राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अथवा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद हो सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ये कहे कि इन निर्देशों का पालन करें, राज्य सरकार में राज्यपाल मुख्यमंत्री से कहे इन निर्देशों का पालन करें, जबकि इनको कानूनी अधिकार नहीं है, तो इसमें शासक निदेशक तत्वों के विरुद्ध व्यवस्थापिका में कोई विधेयक स्वीकृत करवा लेता है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल इस आधार पर विधेयक का निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं कि यह शासन के मूलभूत सिद्धांत के नीति निर्देशों के विरुद्ध है। यानी इससे उनमें गतिरोध होने की यह भी आशंका रहती है कि कोई ऐसा कानून पारित करवा लेते हैं जो नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है, तो केंद्रीय सरकार में राष्ट्रपति उस विधेयक का निषेधाधिकार द्वारा उसको वापस कर सकता है कि नीति निर्देशक तत्वों में इसका स्थान नहीं है, और राज्य में राज्यपाल उन तत्वों को वापस कर सकता है कि इसमें नीति निर्देशक तत्वों का कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं कार्यपालिका के औपचारिकता प्रधान तथा वास्तविक प्रधान के बीच मतभेद कर सकती है। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान के अंदर में होता है हमारा राष्ट्रपति, राज्य में होता है हमारा राज्यपाल, और वास्तविक प्रधान देश में होता है हमारा प्रधानमंत्री, और राज्य में होता है हमारा मुख्यमंत्री। अब ये इन दोनों के बीच जो भी कानून यहाँ से संसद से पारित होना है, जो भी कानून संसद से पारित होना है, उसको राष्ट्रपति इस आधार पर निर्देश कर सकता है कि इनका नीति निर्देशक तत्वों में स्थान नहीं है, और यहाँ कोई भी कानून राज्य विधानसभा से पारित होना है, राज्य विधानसभा से पारित होना है, उसको राज्यपाल इस आधार पर वीटो कर सकता है, इस आधार पर निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है कि ये कानून इन कानूनों का नीति निर्देशक तत्वों में कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार अंतिम ये 4 आलोचनाएं उनमें की गई कि वैधानिकता का अभाव, नीति निर्देशक तत्व काल्पनिक आदर्श मात्र, एक संप्रभु राज्य में अप्राकृतिक और संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होने की आशंका। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है हमारा नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। कोई भी व्यवस्था की जाती है, उस व्यवस्था में आलोचनाओं के साथ साथ हम इस बात से भी नहीं नकार सकते कि इनका महत्व नहीं है। यही स्थिति नीति निर्देशक तत्वों की है। नीति निर्देशक तत्वों में आलोचनाओं के आधार पर हम आलोचनाओं को करते हुए, हम आलोचनाओं की बात करते हुए यह नहीं कह सकते कि ये तत्व, ये जो नीति निर्देशक तत्व है, इनका कोई महत्व नहीं है, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए नीति निर्देशकों की आलोचना भी की गई, इसका तात्पर्य हम यह नहीं ले सकते, इसका हम भावार्थ यह नहीं ले सकते, हम इसका अर्थ यह नहीं निकाल सकते कि ये तत्व
बिल्कुल अर्थ और महत्वहीन है, यानी इन तत्वों का कोई अर्थ नहीं है, महत्वहीन नहीं है। वास्तव में संवैधानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से नीति निर्देशक तत्वों का बहुत महत्व है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना को क्रियान्वित करती है। इसलिए व्यवहारिक दृष्टिकोण से नीति निर्देशक तत्वों का बहुत ही अधिक महत्व है। इनके महत्व का अध्ययन हम इस प्रकार से कर सकते हैं, निम्न बिंदुओं से कर सकते हैं। कौन कौन से बिंदु है? नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति, नीति निर्देशक तत्वों के नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति। चाहे कानूनी रूप नहीं है, चाहे कानून की शक्ति नहीं है, किंतु हम इस बात से नकार नहीं सकते, हम इस बात से नकार नहीं सकते कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जाना सरकार के लिए फायदेमंद रहता। ये हम बात कर रहे थे नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति, चाहे उसको वैधानिक शक्ति नहीं है, चाहे उसको कानून की शक्ति नहीं है, चाहे उसके कानून की शक्ति द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। यद्यपि ये बात पूर्णतः सही है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय क्रियान्वित नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी सरकार उसकी अवहेलना करने का शासन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि शासन द्वारा इन तत्वों का उल्लंघन करने पर, शासन द्वारा इन तत्वों का विरोध करने पर शक्तिशाली विरोध को जन्म दिया जाता है। व्यवस्थापिका के भीतर जो विरोधी सरकारें हैं, विरोधी दल है, विरोधी दलों का विरोध का सामना करना पड़ेगा सत्ता पक्ष को। व्यवस्थापिका द्वारा अपने निर्वाचन के समय निर्वाचकों को यह जवाब देना होगा कि आपने इस तत्व का या ऐसा कार्य क्यों नहीं किया। प्रोफेसर पायली के अनुसार निर्देशक तत्व राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत निर्माण करते हैं। ये तत्व राष्ट्र में चेतना का कार्य करते हैं, और जिनके द्वारा इन तत्वों का उल्लंघन किया जाता है या जिस सरकार द्वारा इनका उल्लंघन किया जाता है, वे ऐसा कार्य उत्तरदायित्व की स्थिति से अलग होने का जोखिम का कार्य करते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको जोखिम उठाना पड़ेगा। इसमें अलादी कृष्णस्वामी अय्यर ने संविधान सभा में ठीक कहा था कि कोई लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के चतुर्थ भाग में, संविधान के अनुच्छेद 38 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। अगर कोई भी लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के इन अनुच्छेदों में, इन उपबंध में, इस भाग में उल्लंघन का साहस नहीं कर सकता, क्योंकि उसे जनता के सामने जाना पड़ता है। चाहे कानून की शक्ति नहीं है, किंतु जनता की शक्ति उन्हें इन नीति निर्देशक तत्वों की पालना करने के लिए निर्देशित करती है कि आपको इन शक्तियों का पालन करना पड़ेगा। नंबर 2, नैतिक आदर्शों के रूप में महत्व। नैतिक आदर्शों के रूप में महत्व। सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे भारतीय संस्कृति के समझने वाली बात, भारतीय संस्कृति में हमेशा नैतिक आदर्शों को महत्वपूर्ण स्थान। नैतिक आदर्शों को भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण समझा गया है, उपयोगी समझा गया है, और नैतिक आदर्शों द्वारा प्रत्येक नागरिक में नैतिक आदर्शों के विकास के लिए सरकार कार्य करती है। यदि नैतिक तत्वों को केवल नैतिक धारणा ही मान लिया जाए तो भी इस रूप में अपार महत्व, यानी हम नीति निर्देशक तत्वों को सिर्फ नैतिक धारणा ही मान लेते हैं तो भी इस रूप में महत्व है। ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा, फ्रांस में मानवीय तथा नागरिक अधिकारों की घोषणा, अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में कोई वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, फिर भी इन देशों में इतिहास पर उनका प्रभाव रहा है। किनका प्रभाव रहा है? नैतिक शक्ति का, नीति निर्देशक तत्वों का। इसी प्रकार उचित रूप से ये आशंका की जा सकती है कि ये नीति निर्देशक तत्व भारतीय शासन की नीति को निर्देशित और प्रभावित करते हैं। इस बारे में एलन ग्लेडहिट ने, जो राजनीतिक विचार है कि अनगिनत व्यक्तियों के जीवन नैतिक आदर्शों के फलस्वरूप सुधरे
और ऐसे उदाहरण भी मिलने कठिन है कि जबकि उच्च नैतिक आदर्शों का राष्ट्र के इतिहास में प्रभाव पड़ा हो। तीसरा है शासन के मूल्यांकन का आधार। शासन के मूल्यांकन का आधार। शासन के मूल्यांकन का आधार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, नीति निर्देशक तत्वों द्वारा जनता के शासन की सफलता असफलता की जांच के मानदंड भी प्रदान किया जाता है। शासन दल द्वारा अपने मतदाताओं को निर्देशक सिद्धांत में सफलताएं बतानी होती हैं। शासन शक्ति के अधिकार करने की इच्छा राजनीतिक दलों के क्रियान्विति के प्रति तत्परता और उत्साह दिखाती है। इसी प्रकार निदेशक तत्व जनता को विभिन्न दलों को तुलनात्मक जांच करने के योग्य बना देते हैं। नंबर 4, सामाजिक आर्थिक क्रांति का साधन। सामाजिक आर्थिक क्रांति का साधन। सामाजिक आर्थिक क्रांति का साधन। नीति निर्देशक तत्वों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1947 में भारत ने राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ लोगों के सामाजिक और आर्थिक सुधारने का एक साधन है। इस प्रकार सामाजिक आर्थिक क्रांति का जो मार्ग था, सामाजिक आर्थिक क्रांति को किस प्रकार सुदृढ़ किया जाए, इस क्रांति का जो मार्ग था वो नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया। अतः नीति निर्देशक क्रांति होने से सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में नवीन युग का प्रवेश किया जा सकता है। नंबर 5, संविधान की व्याख्या विषय। संविधान की व्याख्या में सहायक। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, हमने जब नीति निर्देशक तत्वों की बात की कि नीति निर्देशक तत्वों में उन तत्वों को शामिल किया गया है जो संविधान की प्रस्तावना में शामिल है। तो संविधान के अनुसार नीति निर्देशक तत्व देश के मूलभूत तत्व है, जिनका तात्पर्य यह है कि देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ताएं उन्हें निर्देशित होती है। न्यायपालिका भी इस शासन से महत्वपूर्ण आशा की जाती है कि भारत की न्यायपालिका संविधान की व्याख्या के कार्य नीति निर्देशक को उचित महत्व दे। MP शीतलवाड़ा के शब्दों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूलभूत सिद्धांतों का वैधानिक प्रभाव न होते भी न्यायालय के उपयोगी प्रकाश क्षमता कार्य करते हैं। छठा जो महत्व है, कार्यपालिका प्रधान इनका उपयोग नहीं कर सकते। कार्यपालिका प्रधान इनका दुरुपयोग नहीं कर सकते। जैसा कि हमने आलोचकों में कहा, संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होने की आशंका। केंद्र सरकार में राष्ट्रपति, राज्य सरकार में राज्यपाल अपने इस आड़ में, इस शक्ति में उनके सरकार के जो कानून बनाते हैं उनमें वीटो कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। वह महत्व में ये बात है कि कार्यपालिका प्रधान इनका दुरुपयोग नहीं कर सकता। नीति निर्देशक तत्वों में एक बात यह कही जाती है कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा कुछ संविधानिकों में यह भय प्रकट किया था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी शक्तियों के इस आड़ में विधेयकों को असहमति देने से इनकार कर सकते हैं, जो कि नीति निर्देशक तत्वों के प्रतिकूल है। लेकिन ऐसी घटना की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि संस्थात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका प्रधान नाम मात्र का होता है। ऐसी घटनाओं की संभावना कम रहती है। सारे कार्य वो करने पड़ते हैं जो मंत्रिपरिषद द्वारा किए जाते हैं। एक बार हम देख लेते हैं। पहले हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बातें की, फिर हमने तत्वों के अर्थ और स्वरूप की बात की, फिर हम मूल अधिकार अंतर की बात की, फिर मूल अधिकार और नीति निर्देशक एक तत्व
पूरक है ये बात की। फिर हमने नीति निर्देशों के तत्वों की बात की, जिनमें हम 5 प्रकार के नीति निर्देशक तत्वों की बात की। ये हमने पूर्व के वीडियो में कर चुके थे, पूर्व के टॉपिक में कर चुके थे। आज हमने जो टॉपिक किया है एक है हमारा नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना और दूसरा है हमारा नीति निर्देशक तत्वों की आलोचनाओं में क्या है, वैधानिकता का अभाव, दूसरा नीति निर्देशक काल्पनिक आदर्श मात्र, तीसरा एक संप्रभुत्व राज्य प्राकृतिक, चौथा संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होने की आशंका। अच्छा, महत्वों में हमने नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति है, आदर्श के रूप में महत्व है, शासन के मूल्यांकन का आधार है, सामाजिक आर्थिक क्रांति का साधन है, संविधान की व्याख्या में सहायक है और कार्यपालिका प्रधान इनका दुरुपयोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार हमने आज 2 टॉपिकों की बात की, आलोचनाएं और महत्व। कल हम जो टॉपिकों की बात करेंगे वो नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन कैसे हुआ उस बारे में बात करेंगे। अब जब हमारे कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में लॉकडाउन हट चुके हैं, तो सभी लोगों को घर से बाहर निकलते समय इस बात का ध्यान रखना है, भीड़ वाले स्थानों से बचें, मास्क का प्रयोग करें, अधिकाधिक भीड़ वाले स्थानों से बचें, मास्क का प्रयोग करें, बचाव ही उपाय है। थैंक यू, धन्यवाद।